हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइडियाज। अभी हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस। वर्ल्ड से रिलेटेड प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस वो आपको पता ही है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। एंड सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया है। दैट इज आवर टॉपिक नंबर 2। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे, मॉडल आंसर्स, उनको उनके इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे, इस एडिशन ऑफ डीसीए में आपको मिल जाएंगे, और नए टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा वट एवर न्यू वर्ड्स यू आर लर्निंग टुडे, वट एवर न्यू की वर्ड्स यू आर लर्निंग टुडे, प्लीज मेंशन दैट इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्टिंग में था टॉपिक नंबर 1, ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस। ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस क्या है? The editorial discusses the plastic pollution has reached a global crisis with production and waste growing rapidly while recycling remains minimal. ये एडिटोरियल डिस्कस करता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो एक पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल क्राइसिस है। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, जिससे कि प्रोडक्शन एंड वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। रिसाइकलिंग जो है प्लास्टिक का वो बहुत मिनिमल है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का सब्सटेंस है जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता है। हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजिकली डिग्रेड होती हैं, डिग्रेड हो के मिट्टी में मिल जाती हैं, बट प्लास्टिक बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता है, जिससे कि इकोसिस्टम को थ्रेटन करता है, ह्यूमन हेल्थ को थ्रेटन करता है और ग्रीन हाउस गैस इमिशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। Rapidly escalating plastic pollution poses a serious global environmental challenge threatening ecosystem, human health and sustainable development. Global production doubled between 2000 and 2019, reaching 460 million tons, while only 9% is recycled. Global production में सिर्फ प्लास्टिक में कितना परसेंट रिसाइकल किया जा रहा है? Only 9% is being recycled. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या हाईलाइट करता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म किया जाए, सिग्नलिंग अर्जेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसके लिए क्या चाहिए? अर्जेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। अब मोदी जी का स्टेटमेंट सुन लेते हैं। इंडिया गिव्स ए स्पेशल अटेंशन टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। वी आर resolute in our efforts to reduce single use plastic and microplastic pollution for sustainable development along with a prospering biodiversity. हम लोगों को क्या करना है? सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना है। वो प्लास्टिक जो सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप यूज करते हो, यूज एंड थ्रू बॉटल्स, जूस के पैकेट, चिप्स के पैकेट, वो क्या सिंगल यूज प्लास्टिक से है ना। उससे क्या होता है? ये प्लास्टिक वाली प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और साथ में माइक्रो प्लास्टिक, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक, जो इन सिंगल यूज प्लास्टिक्स की वजह से आपने थोड़ा सा दूध का पैकेट काट दिया, उसमें से और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वो वाटर स्ट्रीम में मिल गए और जगह मिल गए, जो बहुत ज्यादा थ्रेट क्रिएट करते हैं। टॉप 10 कंट्रीज प्रोड्यूसिंग मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट में इंडिया जो है यूएस के बाद आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिखाई देगा। चाइना जो है इसमें इंडिया के पीछे है यूएस के बाद। यूएस का पॉपुलेशन इंडिया से कम है, बट फिर भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट यूएस जो है वो निकालता है। हाउ सीवियर इज द प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस? ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये बोलता है प्लास्टिक वेस्ट कुड ट्रिपल बाई 2060। प्लास्टिक वेस्ट बढ़ने ही वाला है और इनफैक्ट 2060 तक ट्रिपल होगा, कम करने की तो बात ही नहीं है। मरीन इंपैक्ट, 19 से 23 मिलियन टन्स इंटर्स ओशन। 19 से 23 मिलियन टन्स प्लास्टिक जो है ओशंस में इंटर करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये वार्न करता है कि प्लास्टिक्स एक टाइम पे इतने ज्यादा हो जाएंगे, है ना, मिड ऑफ सेंचुरी में 2050 तक, कि वो फिश को आउटवे कर जाएंगे। फिश से ज्यादा आपको समुद्र में प्लास्टिक मिलेंगे। ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट टच्ड 353 मिलियन टन इन 2019। 353 मिलियन टन हो गया। विथ पैकेजिंग अलोन, जो पैकेजिंग है वही 40% कंट्रीब्यूट करती है। द वर्ल्ड इज फ्लडेड विथ प्लास्टिक वेस्ट। वर्ल्ड जो है वो प्लास्टिक वेस्ट से फ्लडेड है। स्टैटिस्टिया का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, जो सोर्स इसका ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो ये सारी चीजें बताता है। पैकेजिंग के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, व्हीकल, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर के लिए कितना प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे लग रहा है। हाउ सीवियर इज द प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस? प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस कितना सीवियर है? वेस्ट मैनेजमेंट गैप, 22% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट इवेड्स फॉर्मल सिस्टम। 22% ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जो है वो फॉर्मल सिस्टम को इवेट करता है।
स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज में? डेवलपिंग कंट्रीज में, है ना। फॉर्मल सिस्टम को ही इवेट कर देता है। रिसाइकलिंग फ्यूचर, ओनली 9% ऑफ वेस्ट इज रिसाइकल्ड। सिर्फ 9% वेस्ट ही रिसाइकल किया जाता है। 50% ends up in landfill and open space। ये 50% वेस्ट लैंडफिल में चले जाते हैं, ओपन स्पेस में चले जाते हैं। ओशियनिक थ्रेट, about 11 million ton enter oceans annually, adding to the estimated 200 million tons already present। 11 मिलियन टन जो है ओशंस में ऐड हो जाते हैं, है ना। एडिंग टू द एस्टिमेटेड 200 मिलियन टन्स, एस्टिमेटेड 200 मिलियन टन्स जो है ऑलरेडी हो चुके हैं प्लास्टिक वेस्ट। क्लाइमेट कनेक्शन क्या है? प्लास्टिक कॉन्ट्रीब्यूट 3.2% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कुड कंज्यूम 90% ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट। मतलब जितना वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही होगी 2040 तक, उसमें 19% रिलीज जो है प्लास्टिक की वजह से ही हो रहा होगा। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम आपको दिखती है। ये देखो यहाँ पे, ये अगर हम बात करें, लोग बर्फों पे गए हैं, है ना, पहाड़ों पे गए हैं, वहां पे जाके ये प्लास्टिक देखो आपको कैसे दिखाई दे रही है। नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक फ्रेगमेंट इनटू माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक में टूट जाएगी बट वो छोटे प्लास्टिक रह जाएंगे। वो छोटे प्लास्टिक सॉइल को, वाटर को और ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में भी मिल जाते हैं, सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू। नैनो प्लास्टिक जो होते हैं वो ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में भी मिल जाते हैं, है ना। ग्लोबल स्प्रेड, फ्रॉम माउंट एवरेस्ट टू ओशियन ट्रेंचेस, नो इकोसिस्टम इज स्पेयर्ड। माउंट एवरेस्ट तक भी आपको प्लास्टिक के ट्रेसेस मिलेंगे अभी। हेल्थ रिस्क क्या है? माइक्रोप्लास्टिक पोज रिस्क टू फूड चेन्स, माइक्रोप्लास्टिक रिस्क पोज करता है कि फूड चेन में मिलेगा। वाटर सेफ्टी और रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज हैं उसको बढ़ाएगा। इकोनॉमिक बर्डन, पुअर नेशन विथ वीक वेस्ट मैनेजमेंट फेस डिसप्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ अनकंट्रोल प्लास्टिक डंपिंग। वहां पे अनकंट्रोल प्लास्टिक डंपिंग बहुत ज्यादा है। रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड ग्लोबल मेजर्स, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। इन 2022 ऑल 193 यूएन मेंबर्स स्टेट प्लेस्ड एट टू नेगोशिएट ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी टू इंड प्लास्टिक पोल्यूशन। उन्होंने नेगोशिएट किया कि प्लास्टिक पोल्यूशन को इंड किया जाए। यूएनईपी टारगेट, एम्बिशन टू कट प्लास्टिक वेस्ट बाय 80%। यूएनईपी ने टारगेट किया कि प्लास्टिक वेस्ट को 80% से कट किया जाए इन 2 डिकेड्स थ्रू इनोवेशन। 2 डिकेड में इनोवेशन के थ्रू, डिजाइन के थ्रू एंड रिसाइकलिंग के थ्रू। रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम किया जाए। फेजिंग आउट अननेसेसरी आइटम मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक। पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है? प्लास्टिक। एक्सटेंडेड प्रोडक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सटेंडेड रहे, वो एक्सटेंड होता रहे, है ना। प्रोड्यूसर जो भी प्लास्टिक बनाता रहे वो प्लास्टिक को क्या करे? वापस कलेक्ट भी करे। होल्डिंग मैन्युफैक्चरर्स अकाउंटेबल थ्रू डिपॉजिट रिफंड, लैंड फिल टैक्सेस, है ना। बहुत सारे जो गार्बेज जो लैंड में जाके फिल कर दिया जाता है वहां पे सीधे सीधे प्रोड्यूसर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाए। एंड पे एज यू थ्रो सिस्टम, पे एज यू थ्रो, जो पे करे वो जो थ्रो कर रहा है प्लास्टिक्स को। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मीडिया, ग्रीनर ऑल्टरनेटिव, शिफ्टिंग टू ट्रेडिशनल रीयूजेबल प्रोडक्ट एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स। अवेयरनेस कैंपेन, मीडियाज पावर इन शेपिंग कंज्यूमर हैबिट्स एंड प्रेशरिंग गवर्नमेंट इज सिग्निफिकेंट। से नो टू प्लास्टिक, लोगों को अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज लाने की जरूरत है। जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है। जब तक लोग अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, प्लास्टिक से रिलेटेड चीजें जो है उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। और एक पर्सन जब देखता है कि बाकी लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो वो भी अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला पाता। तो एक मास कैंपेन चलाना पड़ेगा कंट्री वाइज के बिहेवियर में लोग कैसे कैसे चेंज ला रहे हैं। वे फॉरवर्ड, ग्लोबल ट्रीटी विथ स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर फेजिंग आउट अननेसेसरी प्लास्टिक। ग्लोबल ट्रीटी हो जो फेजिंग आउट करे अननेसेसरी प्लास्टिक्स को। सर्कुलर इकोनॉमी का ट्रांजिशन हो। ग्रीनर अल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जाए। बैम्बो बेस्ड पैकेजिंग, एरिका लीफ प्लेट्स, है ना। बचपन में आपने बहुत बार या अभी भी आपको बहुत, आप जाते होगे ठेलों वगैरह पे, स्ट्रीट फूड खाते होगे तो आपको लीफ से बने हुए प्लेट मिलते होंगे, ठीक है। यहाँ पे नागालैंड में हर जगह आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगी और इंडिया के हर कोने में आपको लीफ से बने हुए प्लेट्स मिलेंगे जो ग्रीनर अल्टरनेटिव है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड गवर्नेंस, अलाइन क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन पॉलिसीज। क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन पॉलिसीज को अलाइन होना चाहिए। एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इंपेरेटिव बट ए मोरल ड्यूटी टू सेफगार्ड इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स एंड फ्यूचर जनरेशन। एक मोरल इंपेरेटिव भी है कि एक मोरल ड्यूटी भी है कि इकोसिस्टम को सेफगार्ड किया जाए
और फ्यूचर जनरेशन को भी सेफ गार्ड किया जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन एग्जाम्प्लीफाइज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। जितना डेवलपमेंट होगा उतना प्लास्टिक पोल्यूशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस डेटा सजेस्ट ह्यूमैनिटी स्टैंड्स एट अ सिविलाइजेशनल क्रॉस रोड, है ना। ऐसे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं कि प्रेजेंट जनरेशन को प्लास्टिक जनरेशन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बाद वाली जनरेशन जब देखेगी प्रेजेंट एरा को प्लास्टिक एरा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बाद वाले एरा जब देखेगी तो उसको इस एरा के लोगों ने क्या दिया है, तो प्लास्टिक दिया है। पीएम इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। जी हाँ, बैम्बू से क्या बनेगा, इथेनॉल। और ये प्लांट कहाँ पे लगा है, कहाँ पे इसको इंडिया में इनॉग्रेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इसको आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडियाज ग्रीन एनर्जी जर्नी। इंडिया के ग्रीन एनर्जी जर्नी में एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी, गोलाघाट, आसाम। 5,000 crore facility built as the world first green bamboo bioethanol plant aims to promote clean energy and reduce fossil fuel dependence. Ethanol is prepared from bamboo using a multi-step biochemical conversion process that transform its rich cellulose content into fermentable sugar. जो रिच सेलुलोज कंटेंट को किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फर्मेंटेबल सुगर में, विच आर देन फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड इनटू इथेनॉल। तो पहले बैम्बू को बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस से फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको इथेनॉल में। मतलब ये जो बैम्बू आप देख रहे हो, बैम्बू का प्रिपरेशन पहले प्री ट्रीटमेंट किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, फर्मेंट किया जाएगा, डिस्टिल करके बायो इथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, फर्मेंटेशन मतलब क्या है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब ग्रो होंगे जो शुगर को, है ना, दैट कन्वर्ट शुगर इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एसिड, गैस, अल्कोहल, इसमें कन्वर्ट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं एनएरोबिक। जब बिना ऑक्सीजन के अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक कंडीशन। ये देखो, ये प्रीलिम्स में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल किसको बोलते हैं, जिसमें हाई कार्बन कंटेंट हो, मेड फ्रॉम एडिबल आइटम, शुगर, कॉर्न, स्टार्च, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है, ये आपके फूड ग्रेन से ही बन रहे हैं। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल किससे बन रहे हैं, इसमें ग्रीन हाउस गैस कंटेंट लेस है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो वेस्टेज है उससे बन रहे हैं। राइस हस्क, जैसे कि पैडी कल्टीवेट किया जाता है, पैडी के बाद जब उससे राइस निकाला जाता है, उसका ऊपर का हस्क जो बन जाता है, उससे क्या बनेगा, बायोफ्यूल। वुड चिप्स, वुड के चिप्स, जहां भी कारपेंटरी काम किया जाता है, बहुत सारा वुड चिप्स वेस्ट जाता है, उससे क्या बनेगा, बायोफ्यूल। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किससे बनेगा, कार्बन न्यूट्रल होगा। कार्बन न्यूट्रल, प्रोड्यूस्ड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाएगा। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल मेड फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, जीएम क्रॉप से बनाया जाएगा। ये कार्बन निगेटिव होगा, मतलब ये कार्बन को, नेट कार्बन इफेक्ट इसका क्या होगा, निगेटिव। मतलब ये एटमॉस्फेयर की कार्बन को अंदर आपके जमीन में डाल देगा, ऐसा बोल सकते हो आप, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कर देगा। थर्ड जनरेशन कार्बन न्यूट्रल, मतलब जितना कार्बन ये लेगा, एमिट करेगा, इसके जलने से उतना ही कार्बन ये अंदर सिक्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है, अबाउट आसाम बायो इथेनॉल प्लांट, वर्ल्ड फर्स्ट 2G बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट फैसिलिटी। 2G है, मतलब ये फूड क्रॉप अगर नहीं होता है उसको 2G बोल देते हैं। डेवलप्ड ज्वाइंटली बाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी, फॉर्टम फिनलैंड की कंपनी, एंड केमीपोलिस ओआई। फीड स्टॉक यहाँ पे क्या होगा, 5 लाख टन ऑफ ग्रीन बैम्बू एनुअली इसमें जाएगा, आसाम से, अरुणाचल से और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ये ग्रीन बैम्बू जाएगा, और ग्रीन बैम्बू से क्या बनेगा, इथेनॉल। प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट्स 48,900 मिलियन टन इथेनॉल, 11,000 मिलियन टन एसिटिक एसिड, 19,000 फरफुरल, 31,000 फूड ग्रेड CO2। ठीक है, फूड ग्रेड CO2 को भी आप कोको कोला वगैरह में डालते हो ना। बेनिफिट्स क्या होगा, एड्स 200 करोड़ एनुअली टू आसाम रूरल इकोनॉमी। आसाम के रूरल इकोनॉमी में 200 करोड़ आएगा, क्योंकि रूरल लोग बैम्बू उगाएंगे। बैम्बू सीधे सीधे कहाँ जाएगा, इस नुमालीगढ़ रिफाइनरी में जाएगा। सपोर्ट्स फार्मर एंड ट्राइबल कम्युनिटी विथ अश्योर्ड मार्केट, मार्केट अश्योर्ड है, उनका जो भी बैम्बू है वो बिकेगा ही बिकेगा। बैम्बू जब बिकेगा ही बिकेगा तो वो लोग बैम्बू कल्टिवेट करेंगे। पॉलिसी इनेबलर, रिक्लासिफिकेशन ऑफ बैम्बू, बैम्बू को रिक्लासिफाई कर दिया गया था कि बैम्बू एक ट्री नहीं है, फ्रीली कल्टीवेट किया जा सकता है, फ्रीली हार्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे बैम्बू का इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बहुत ज्यादा अनलॉक कर दिया गया। पीएम जीवन स्कीम बैम्बू से रिलेटेड है। जीवन मतलब एडवांसमेंट इन प्रधानमंत्री जीवन योजना।
ठीक है। मॉडिफाइड स्कीम एक्सटेंड्स टाइमलाइन, इसका इम्प्लीमेंटेशन अब 2018 28-29 तक किया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट टू एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स यूजिंग लिंगोसेलुलोजिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक। बेनिफिट क्या है? विल प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव इनकम टू फार्मर फॉर देयर एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। उनके एग्रीकल्चरल रेसिड्यू के लिए फार्मर्स को क्या मिलेगा? रेम्यूनरेटिव इनकम मिलेगा। विल कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। बैम्बू इज एक्चुअली अ ग्रास नॉट अ ट्री बट इट कैन ग्रो एज टॉल एज वन। बैम्बू अगर हम लोग साइंटिफिकली जाए तो बैम्बू क्या है? ग्रास है, ट्री है भी नहीं। रेगुलेशन ऑफ बैम्बू इन इंडिया। बैम्बू पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में एज ए ट्री क्लासिफाइड था। बोटेनिकली ये क्या है? ग्रास है। साइंटिफिकली बोटेनिकली क्या है? ग्रास है। बट फॉरेस्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पहले क्या मानती थी? ट्री मानती थी। रेगुलेट करके नॉन फॉरेस्ट एरिया, जहां फॉरेस्ट एरिया नहीं है वहां भी इसका फेलिंग, कटिंग, ट्रांसपोर्ट के लिए भी परमिट लगता था, टिम्बर की तरह, लकड़ियों की तरह। तो इस तरह से फार्मर और ट्रेडर डिस्करेज होते थे कि इतना लकड़ी जैसे टिम्बर होता है ना, उसके लिए परमिट्स लगती है कि कौन इतना परमिट लेता रहेगा। 2017 में फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है। बैम्बू को किस तरह से डाल दिया जाता है? रिमूव बैम्बूज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री बट ओनली फॉर नॉन फॉरेस्ट। जहां फॉरेस्ट नहीं है वैसे एरियाज के लिए बैम्बू क्या हो गया? एक तरह से ट्री नहीं रहा। इसका रेगुलेशन क्या हो गया? इजी हो गया, है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या हो गया? स्ट्रेंथन हो गया। करंट बैम्बू ऑन प्राइवेट और एग्रीकल्चरल लैंड कैन नाउ बी फ्रीली ग्रोन। कभी भी ग्रो करो, कभी भी कट करो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिट नहीं चाहिए। बैम्बू इन फॉरेस्ट एरिया रिमेन्स रेगुलेटेड। फॉरेस्ट एरिया का बैम्बू को फॉरेस्ट माना जाएगा। ठीक है। साइंटिफिक अलाइनमेंट कर दिया गया। रिकॉग्नाइजेस बैम्बू करेक्टली एज ग्रास। बैम्बू को साइंटिफिकली क्या माना जाता है? ग्रास। ठीक है। आसाम का बायोइथेनॉल प्लांट्स एनर्जी सिक्योरिटी देगा। हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। बैम्बू इथेनॉल क्या होगा? डिपेंडेंस को कम करेगा। हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है उसको सपोर्ट करेगा। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट ग्रोथ्स। इथेनॉल फ्रॉम बैम्बू इज कार्बन न्यूट्रल एंड लाइन्स विद इंडियाज नेट जीरो बाय 2070 प्लस। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 3 लाख टन्स एनुअली। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 3 लाख टन्स एनुअली घट जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ आसाम बायोइथेनॉल प्लांट। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 200 करोड़ से एनुअल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, असम के रूरल इकोनॉमी में आएगा। लोकल फार्मर को इंगेज किया जाएगा यहाँ पे, है ना। विथ 5 लाख टन्स बैम्बू प्रोक्योर्ड एनुअली फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 5 लाख टन बैम्बू एनुअली प्रोक्योर किया जाएगा कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। 1000+ डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे, इनडायरेक्ट जॉब भी बहुत सारे क्रिएट होंगे। जीरो वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट। इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, है ना, जो इस रिफाइनरी में आएगा, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे फरफुरल, जैसे फूड ग्रेड CO2, ये भी वेस्टेज नहीं जाएगा, ये सब यूज होगा। फार्मा कंपनीज में एसिड यूज होगा, पैकेजिंग में, केमिकल इंडस्ट्रीज में CO2 वगैरह सारी चीजें यूज हो जाएंगी। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है। डायरेक्टली आप यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, इस साल अगर आपको मेंस देना है तो ये जीरो वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट और सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल आपको ये जरूर एग्जाम में लिखना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन है सर्कुलर इकोनॉमी या इकोनॉमी से रिलेटेड, यू कैन मेंशन दैट। सिग्निफिकेंस ऑफ आसाम बायोइथेनॉल प्लांट, जियो स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल डेवलपमेंट। पोजिशन आसाम एज ए क्लीन एनर्जी हब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पेरिटी। रीजनल डिस्पेरिटी को क्या किया गया है? कम। इंटीग्रेट्स बैम्बू इनटू इंडियाज एक्ट ईस्ट। बैम्बू को इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंटीग्रेट। एक्ट ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बैम्बू का बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी पॉसिबल है। लीडरशिप को इनोवेशन, फर्स्ट प्लांट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली टू यूज ग्रीन बैम्बू स्टिक। ग्लोबली मतलब वर्ल्ड में ये पहला प्लांट होगा जो ग्रीन बैम्बू को एज अ फीड स्टॉक यूज करेगा। प्रोजेक्ट्स इंडिया एज अ लीडर इन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी। बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में इंडिया को एज अ लीडर की तरह इसने प्रोजेक्ट किया है। The process of producing bioethanol from bamboo has an efficiency of 43% with a potential of generating 143 liters of ethanol per dry ton of bamboo process waste. जो पर ड्राई टन बैम्बू है उससे 143 लीटर एथेनॉल जनरेट होगा, दैट इज गुड अमाउंट। India's first bamboo-based ethanol plant marks a landmark in sustainable energy and rural empowerment. इफ स्केल्ड रेस्पॉन्सिबली, इसको स्केल करना पड़ेगा। अब जैसे आसाम में लग गया, नॉर्थ ईस्ट में भी 1-2 रीजन में और लग सकता है, बाकी इंडिया के भी रीजन में लग सकता है। इट कैन पोजीशन आसाम एज अ ग्रीन एनर्जी हब, रिड्यूस फॉसिल डिपेंडेंस एंड एडवांस द विजन ऑफ विकसित भारत वाइल बैलेंसिंग इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी।
अब ये रहे आपके क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट द लार्जर डिलेमा ऑफ विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत का जो डिलेमा है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट कैसे इस डिलेमा को कम करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये पूरा पूरा जो लास्ट डीसी में हमने क्वेश्चन किया है ये आपका आंसर हो गया। और नया क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन के ऊपर ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन आसाम, उसके ऊपर, और दूसरा प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चंस आप लिखिए 250 वर्ड्स में लिखिए, और 250 वर्ड्स में लिख के आप नेक्स्ट एडिशन में जब इसका आंसर्स मिलेगा आप उससे कंपेयर करिए। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।